अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक डिस्ट्रक्टर के बारे में है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया था, डिस्ट्रक्टर भी तकरीबन उसी टाइप का है। अब दोनों में डिफरेंस यह है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करता है, जबकि डिस्ट्रक्टर इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया है। अब इनमें से हर एक लाइन को देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इट इज़ यूज्ड टू डी इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को डी इनिशियलाइज करना। डी इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जिस तरह हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है ऑब्जेक्ट की, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिफ़ाइन किया था कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस रिजर्व करना और उसको कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करना इस कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, और ऑब्जेक्ट से ये स्पेस दोबारा वापस लेना इस कॉल्ड डी इनिशियलाइजेशन। यानी कंस्ट्रक्टर का काम क्या था? ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस देना, जबकि डिस्ट्रक्टर इसका अपोजिट है और वो स्पेस वापस ऑब्जेक्ट से लेता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट हैज सेम नेम टू कंस्ट्रक्टर प्रीसीडिंग बाय टाइल्ड साइन। यानी जिस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है किसी क्लास में, तो उसी क्लास में डिस्ट्रक्टर भी उसी नाम का होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस यह होगा कि डिस्ट्रक्टर से पहले हम ये सिंबल लगाते हैं जिसको यहाँ पे हम कहते हैं टाइल्ड साइन। थर्ड लाइन है इट हैज़ नो रिटर्न डेटा टाइप। जिस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट हैज़ नो आर्गूमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गूमेंट भी पॉसिबल है और साथ साथ आर्गूमेंट के साथ भी, लेकिन याद रखें कि डिस्ट्रक्टर का कोई भी आर्गूमेंट पॉसिबल नहीं होता, मतलब ये आर्गूमेंट लेस ही होता है हमेशा। फाइनल लाइन है ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज अलाउड इन ए क्लास। याद रखें कि डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्लास में सिर्फ एक ही पॉसिबल होता है। तो अब चलते हैं डिस्ट्रक्टर को यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कोड की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है डिस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रोग्राम थोड़ा लेंथी है लेकिन है इजी, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर है टेस्ट के नाम के साथ। यहाँ पे मैंने 3 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किया है। इसका कोई एक स्पेसिफायर नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही होंगे। यहाँ पे हमारे पास है पहला कंस्ट्रक्टर जिसका नाम है टेस्ट और इसके कोई आर्गूमेंट नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है ये दूसरा कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्गूमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब चूंकि स्पेस थोड़ा कम था, इस वजह से प्रोग्राम का बकिया हिस्सा मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे हमारे पास है थर्ड कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गूमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है क्या? डिस्ट्रक्टर। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है डिस्ट्रक्टर और यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म है। अब जाते हैं मेन की जानिब। तो जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर मेन फंक्शन की बॉडी ही से कॉल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए के नाम से। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर जो इसके आर्गूमेंट के साथ मैच करता हो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे ही हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जाएगा यहाँ से, देखते जाएं। तो कंट्रोल जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे और हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और मैसेज डिस्प्ले होगा दिस इज़ फास्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सिंपल ये स्टेटमेंट लिखा है ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंस्ट्रक्टर किस लाइन की मदद से कॉल हो रहा है। लेकिन पॉइंट ज़रा नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो देखें कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद जब कंट्रोल वापस यहाँ पे आता है तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में जाने से पहले वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा? डिस्ट्रक्टर के पास। मतलब किसी भी कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के फ़ौरन बाद उसके लिए डिस्ट्रक्टर का कॉल होना लाजमी है।
तो जब कंट्रोल वापस यहाँ से आएगा, ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर कॉल होने से हमारे पास एक और मैसेज स्क्रीन पे आएगा, दिस इज डिस्ट्रक्टर। यानी पहली लाइन हमारे पास होगी दिस इज फास्ट कंस्ट्रक्टर, उसके फौरन बाद मैसेज आएगा दिस इज डिस्ट्रक्टर। इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ पे। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बी के नाम के साथ और इसको एक वैल्यू असाइन की है 5। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से फ़ौरन हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और 5 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, x को असाइन हो जाएगी, x यही वैल्यू देगा a को और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर वैल्यू और साथ साथ 5। तो जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वापस कंट्रोल जाएगा वहाँ पे जहाँ से वो आया था, मतलब यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आता है तो आप क्वेश्चन राइज का अब कहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाने से पहले ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्टर के पास जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रक्टर हमारे पास रिजल्ट देगा दिस इज डिस्ट्रक्टर। यहाँ से फिर रिटर्न होने के बाद कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा और यहाँ पे अगेन देखिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विथ 2 आर्गुमेंट। अब जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है विथ 2 आर्गुमेंट ये वाला कॉल होगा और यहाँ से ये जो 2 वैल्यू है 10 और 20 की ये यहाँ पे पास होगी। इसके बाद इनमें से एक बी को असाइन होगी, दूसरी सी को। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो होगा कि हमारे पास थर्ड कंस्ट्रक्टर अब कॉल हुआ है विद वैल्यू ऑफ 30। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा तो जिस तरह प्रीवियस स्टेटमेंट पे हो रहा है अब डायरेक्टली यहाँ से अगेन जाएगा डिस्ट्रक्टर के पास और हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इज डिस्ट्रक्टर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट नोट कर ले कि हर एक कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के बाद फौरन डिस्ट्रक्टर कॉल होती है। ये क्यों? ये इस वजह से कि देखिए अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो, पॉसिबल है आप अपने प्रोग्राम में जितनी ज़्यादा चाहें कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं और हर एक कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, मतलब ऑब्जेक्ट को मेमोरी रिजर्व करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करता है और साथ साथ वैल्यू भी। तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो तो वो तो बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी तो हमारे पास मेमोरी लॉस होगा। इस वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी असाइन होती है तो ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन के फ़ौरन बाद वो मेमोरी उससे वापस ली जाती है ताकि हमारे पास मेमोरी का लॉस ना हो। और वो मेमोरी किसकी मदद से ली जाती है? डिस्ट्रक्टर की मदद से। तो अगेन नोट कर ले कि इस प्रोग्राम में हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो रिटर्न होने के फ़ौरन बाद उस कंस्ट्रक्टर के उस ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा डिस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। तो अगर आप एज ए होल इस प्रोग्राम के रिजल्ट को देखें तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह होगा। देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये वाला कॉल होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इज फास्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज फास्ट कंस्ट्रक्टर और इसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाला लाइन कॉल होगा, सॉरी ये वाला लाइन कॉल होगा डिस्ट्रक्टर का और हमारे पास आएगा दिस इज डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू पास होगी यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आएगा दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर वैल्यू, दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्टर वैल्यू और इसके एग्जीक्यूशन के फ़ौरन बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा दिस इज डिस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर है वो 3 दफ़ा कॉल होगा। अब यहाँ पे पॉइंट नोट कर ले कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट 10 हो तो भी उसके लिए हम सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फ़ौरन उसके बाद डिस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिंपली इस तरह है कि क्या हमारे पास डिस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है? नहीं। इसका आंसर है नहीं। हमारे पास जिस तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है इस तरह डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। रीज़न इसके पीछे यह है कि जिस तरह हमने स्टार्ट में लिखा कि डिस्ट्रक्टर हमारे पास सिर्फ क्लास में एक ही पॉसिबल है और साथ साथ इसके आर्गुमेंट भी नहीं होते।
तो जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि ओवरलोडिंग के लिए हमारे पास कम से कम 2 फंक्शन का होना लाजमी है। तो इसका सिंपल आंसर ये हुआ, चूंकि हमारे पास डिस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो सकता है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट ओवरलोड दी डिस्ट्रक्टर। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।